Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये इसका तीसरा वीडियो है। काफी बातें करी हैं, काफी आगे तक आ भी गए हैं और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ आती रहे कि अगर हम पढ़ क्या रहे हैं, और यही थ्योरी से ही आपका प्रैक्टिकल का बेस काफी अच्छा बन जाएगा। आज का मेरा टॉपिक होगा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें मैं क्लियरली ये बात करूंगा कि आखिर एक फर्म को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। हम लोगों ने अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे जो फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंस है, वो तो पढ़ी है, लेकिन अब हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को आखिर क्यों चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं तो ब्रॉडली सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव मेरे सामने हैं। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सिर्फ दो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट और वेल्थ। क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? अकॉर्डिंग टू सोलोमन, प्राइस सिस्टम जो है वो डायरेक्ट करता है मैनेजरियल एफर्ट टुवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल गुड और सर्विस। प्राइसेस कैसे डिटरमिन होंगे? बाय द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन एज वेल एज द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। प्राइसेस कैसे डिटरमिन होने वाले हैं भाई? एक तो डिमांड सप्लाई कंडीशन पे, एक जो हमारे और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस चल रहे हैं, और ये गाइड करते हैं कि हम लोग को कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी में कितना पैसा लगाना है। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि एक इकोनॉमिक थ्योरी जो है, जो पहले के टाइम की चल रही है, वो खाली इस बात पर है कि फर्म कब सक्सेसफुल मानी जाएगी अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो पॉइंट आता है प्रॉफिट को कैसे मेजर कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब माना जाएगा जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगे। क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, और मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एडिशन और एडिशन, जब एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट से बराबर हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर पहुंच गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये मतलब होता है कि आइदर हम लोग मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट करें फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, या फिर हम लोग मिनिमम इनपुट यूज करें फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। ये अंडरलाई करता है एक रैशनल फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और उसकी एफिशिएंसी। ये अज्यूम करता है कि दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन causes the efficient allocation of resources एक कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन में। ये सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उतने रिसोर्सेज वहां पर लगाने चाहिए जहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो मतलब वो उतनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उसके फाइनेंस मैनेजर उतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट गोल माना गया और इंश्योर करा गया कि फर्म यूटिलाइज करे अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को अपने मोस्ट एफिशिएंट अंडर कंडीशंस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट से। अब अगर हम रीसेंट ईयर्स के बारे में बात करें तो कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को यहाँ पर बोला गया है एक अनरियलिस्टिक या एक डिफिकल्ट या एक इनएप्रोप्रिएट या सोशली नॉट मच प्रेफर्ड गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर थोड़ी कहानी बदल दी गई। बोला गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अनरियलिस्टिक, जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट कमा पाओ, मुश्किल है, इनएप्रोप्रिएट है और सोसाइटी भी इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है। आर्ग्यू ये किया गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अज्यूम करता है परफेक्ट कंपटीशन और ये फेस है इम्परफेक्ट मॉडर्न मार्केट का। इट कैन नॉट बी लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ये आर्ग्यू करा गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी, जब बिजनेस सेल्फ फाइनेंसिंग थे, बिजनेस खुद ही पैसा लगाते थे और अजम्पशन ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी और सिंगल ओनरशिप है, कोई भी और लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ओनली एम जो था एंटरप्रेन्योर का वो ये था कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें ताकि अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सके, और ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाता था जब हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करते थे। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिमिटेड लायबिलिटी कांसेप्ट से, और यहाँ पर मैनेजमेंट और ओनरशिप के बीच में डिफरेंस आ चुका है। मालिक कोई और है और संभाला कोई और रहा है। कई स्टेक होल्डर हैं जैसे कि शेयर होल्डर है, लेंडर है, कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सोसाइटी, बहुत से लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। जहां पहले एक होता था, पूरी फौज है जो बीच में इन्वॉल्व बैठी हुई है। जो वेरियस स्टेक होल्डर है हमारे फर्म के, जो हमारे शेयर होल्डर है, लेंडर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, इन प्रैक्टिस ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारे स्टेक होल्डर के, ये डिफरेंट हो सकते हैं और कंफ्लिक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे से। मैनेजर का डिफिकल्ट टास्क रहेगा
कि वो रिकंसाइल करे और बैलेंस करे इन कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को। जो गोल होगा प्रॉफिट मैक्सिमेशन का वो ये होगा कि हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं बाकी पार्टीज को, शेयर होल्डर को, और हम लोग इसीलिए अगर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो कहा यह जाएगा कि आप बाकी सबको तो पीछे छोड़ रहे हो, क्रिटिसाइज करा जाएगा। इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमेशन को आज के टर्म्स में काफी पीछे कर दिया गया। तो क्या क्या अगर हम बात करते हैं गोल है प्रॉफिट मैक्सिमेशन का, क्यों हमारे प्रॉफिट मैक्सिमेशन के कॉर्पोरेट गोल की तरह इसको क्रिटिसाइज करा गया? पहले ये एक वेग कंसेप्ट है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को, टाइमिंग ऑफ रिटर्न मतलब पैसा आज प्रॉफिट कब कमाओगे, हम अगर खाली बुक्स का प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम कह रहे हैं आगे प्रॉफिट मिलेगा, तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इस चीज को इग्नोर कर देता है। रिस्क के बारे में तो बात ही नहीं होती है। हम लोग अभी हमारा प्रिंसिपल फंडा क्या है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, तो रिस्क को तो आपने इग्नोर ही कर दिया है। और कई बार सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए जो हम लोग बहुत टेंट डिसीजन लेते हैं, भाग दौड़ में जल्दी जो डिसीजन लेते हैं, वो लॉन्ग रन में हो सकता है डिजास्टर्स, लॉन्ग रन में हमारे बिजनेस को बहुत लंबा नुकसान दे रहे हैं। ये खाली शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पर ही फोकस करता है, ये डिक्रीज कर देगा हमारे शेयर के प्राइसेस को। और प्रॉफिट इज वन ऑफ मेनी ऑब्जेक्टिव जो वेरिएबल है दैट आर फर्म कंसीडर। ये वेरिएबल है, प्रॉफिट खाली एक वो ऑब्जेक्टिव है, खाली एक ऑब्जेक्टिव आप मान रहे हो, बल्कि एक वेरिएबल ऑब्जेक्टिव है। कई ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, तो आप उसे कई ऑब्जेक्टिव्स के बीच का एक ऑब्जेक्टिव मान के चलो। सेकंड जो पॉइंट आता है वो होता है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। अकॉर्डिंग टू सॉलोमन, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ये मैक्सिमाइज करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन टू शेयर होल्डर। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि डिफरेंस कितना रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अब ये टर्म बार बार क्या आ रहा है, मैं टर्म पे जरा पूरा फोकस पहले जूम कर रहा हूं। टर्म है प्रेजेंट वैल्यू। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी सी इसके बारे में बात करी थी, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आने वाले टाइम पर कितना हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है। या मैं कहूं कि अगर आज 1 रुपया है ईयर 1 में, ईयर 2 में भी 1 रुपया है, ईयर 3 में भी मेरे पास 1 ही रुपया है, और ईयर 4 में मेरे पास 1 रुपया है, एंड ईयर 5 में मेरे पास 1 रुपया। तो आप ये बोलते हो कि सर अगर मेरे पास ईयर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों सालों में 1 रुपया है, तो टोटल इनफ्लो कितना हो गया? टोटल इनफ्लो हो गया 5 रुपए का। आप यही बात बोलोगे सर 5 रुपए का इनफ्लो हो रहा है, और मैं कहता हूँ मेरी टोटल कॉस्ट 3 रुपए लग रही है, तो बोलोगे सर फायदे का सौदा है, 2 रुपए हम लोग को और फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, या मैं कहूं अगर मैं इसी केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दूं और मैं बोलूं 1 रुपया अपनी वैल्यू हर साल 10% से कम हो जाती है, तो पहले साल जो 1 रुपया था ईयर 1 में, या अगर मैं बोलूं ईयर 0 में, तो ईयर 1 में अगर मैं उस ईयर 1 को ईयर 0 कर दूं, ठीक है, मैंने 1 को 0 कर दिया, मैं अब मेरे टोटल भी 5 साल ही आएंगे, तो ईयर 1 में उसकी वैल्यू 0.909 हो जाएगी, 10% से कम हो जाएगी। अगर मैं बोलूं 0.90 हो जाएगी, और उसी 1 रुपए की वैल्यू ईयर 2 में 81 पैसा हो जाएगी, ईयर 3 में 73 पैसा हो जाएगी, ईयर 4 में फिर से कम हो जाएगी, और इन टोटल अब आप देखोगे तो आपके पास शायद 3 रुपए भी आपको पूरे इकट्ठे आपकी जो कॉस्ट है वो भी आप कवर ना कर पा रहे हो। तो ये कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। एनपीवी बेसिकली इसी चीज पे फोकस करता है, इसका पूरा प्रैक्टिकल है हमारे कोर्स में। तो प्रेजेंटली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू या वेल्थ जो है वो एक एप्रोप्रिएट ऑपरेशनली एक सबसे अच्छा गोल माना जाता है। और कैसे माना जाता है, अब देखो हमने यहाँ पर किया कि एनपीवी कैसे निकाल रखा है हमने, जैसे मैंने भी आपको बताया, हम लोग इसे बुलाते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैं भी फॉर्मूला पे इस वीडियो में बात नहीं करूंगा बच्चों, मैं फॉर्मूला पे मैं आगे मैं प्रैक्टिकल में बात करूंगा, मैं तब बात करूंगा, पर मैंने आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बता दिया कि बेसिकली फॉर्मूला बनता कैसे। ए टिल ए एन ये बता रहा है कि हम लोग को कितने बेनिफिट मिलेंगे, सी ओ क्या बता रहा है, ये है कॉस्ट, और के बता रहा है एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, और डब्ल्यू बता रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू या वेल्थ, जो कि एक हमारी हम लोग जनरेट कर पाएंगे प्रेजेंट वर्थ वेल्थ में। तो मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करता है कि मैक्सिमाइज करे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉट ओनली ऑफ शेयर होल्डर बट फॉर ऑल इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर, कम्युनिटी एट लार्ज। जो गोल है ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो ये है, जस्टिफाइड है किस ग्राउंड्स पे। पहला तो
ये कंसिस्टेंट है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओनर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। पहली बात तो जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, ये उसको पूरा कर देता है। ये लॉन्ग रन पे बात कर रहा है, कई सालों की कैलकुलेशन लेता है। डिस्काउंटिंग रेट एक तरीका का रिस्क है जिसको ये पहले से कंसिडर करता है। ये भी बताता है कि रेगुलर डिविडेंड पेमेंट हमें करते रहना चाहिए। ये अकाउंट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को मेंटेन रखता है और हमारी ग्रोथ और सेल्स और रनिंग के बीच में फोकस रखता है। देखो, ये टिपिकल थ्योरी के बारे में बात हो गई। अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊं कि आखिर ये कंसेप्ट कैसे काम करता है, सबसे पहले तो बात आती है प्रॉफिट की, फिर बात आती है वेल्थ की। वेल्थ का मतलब क्या हो गया? वेल्थ का मतलब हो गया, अगर मैं एक टिपिकली अगर मैं सिर्फ एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं बोलूंगा मैं वेल्थ कैसे कमा रहा हूं। अगर मुझे डिविडेंड के साथ साथ मुझे मेरे शेयर का प्राइस भी ज्यादा मिले तो मैं क्या कहूंगा? वेल्थ है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने आज एक शेयर 100 रुपए का लिया है, अगर मैं ईयर 0 में एक शेयर 100 रुपए का ले रहा हूं तो मैं ईयर 1, 2, 3, 4 और ईयर 5 मतलब मुझसे 5 साल तक होल्ड करता हूं और 5वें साल में उसको सेल करने के बारे में बात करता हूं तो मुझे मेरा टोटल इनफ्लो कैसे मिलेगा? मुझे मेरा टोटल इनफ्लो मिलेगा दो बातों से। पहले, मुझे इन 5 साल में डिविडेंड कितने मिले और ये 5वें साल में इसका सेल प्राइस क्या रहा। इस अकॉर्डिंग मैं शेयर की वैल्यू कंप्यूट कर लेता हूं और मैं इन सारे दोनों ही चीजों को क्या करता हूं? मैं डिस्काउंट करता हूं। वैसे डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट भी करता हूं तो मुझे एक शेयर की वैल्यू मिल जाती है टोटल इनफ्लो की। अब अगर ये टोटल इनफ्लो इस परचेज प्राइस मतलब आउटफ्लो से ज्यादा है तब तो मैं शेयर लूंगा, वरना मैं शेयर नहीं लूंगा। मैं एक इतने से पॉइंट पर बात करता हूँ कि अगर मैं 5 साल तक करूँ मैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना मान रहा हूँ, डिस्काउंटिंग रेट क्या लग रहा है और 5वें साल में अगर वो बिकेगा, मान लो कहते हो सर वो 150 रुपए में बिक गया तो उसकी 5 साल बाद 150 रुपए की वैल्यू क्या होगी? अगेन मैं उसको डिस्काउंट कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ऊपर आपको डिस्काउंट करके बताया कि डिस्काउंटिंग कैसे होती है। तो ये मुझे बताता है कि मुझे उस शेयर पे पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इन द एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये यूज होना चाहिए इन द सेंस ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया फॉर टेकिंग डिसीजंस इन्वॉल्वड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मींस दैट व्हाट इज रेलेवेंट इज नॉट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस बट ऑपरेशनली यूजफुल क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड इवन पॉलिसी डिसीजंस आर टू बी जज्ड। तो ये तो आगे फिर थ्योरी के बारे में बात आ जाती है कि कैसे प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे पार्ट काम करता है। कहा ये भी जाता है कि प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज हो रहा होता है, बट पॉइंट ये है कि आपको कभी प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन को ओवरशैडो नहीं करना देना। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज हो। हम लोग हमेशा, अगर मैं बात करता हूँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इनफो आउटफ्लो के प्रेजेंट वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं। हम लोग काफी कुछ कवर कर रहे हैं जो कि प्रॉफिट में नहीं हो रहा था। इसी पे डिस्कशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। मैंने हालांकि सारी बात कर ली, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक तो सिंगल पीरियड का है, शॉर्ट टर्म गोल है। भाई वेल्थ हमारा सिंगल पीरियड में नहीं चलता है और ये लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये मैक्सिमाइज करता है टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को कह सकते हो आप इग्नोर करके खाली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ध्यान देता है। वहीं शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स पर भी ध्यान देता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जनरली प्रेफर करता है, प्रेफर्ड बिकॉज ये कंसीडर करेगा वेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म, रिस्क या अनसर्टेनिटी, टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, शेयर होल्डर का रिटर्न। ये फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड करेगा समरी ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दीज टू ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। तो आपके सामने छोटा सा टेबल तैयार कर दिया जाता है यहाँ पर और इस टेबल में आपको बताया गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे काम कर रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू डिटरमिन है, लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। एम्फेसिस करता है शॉर्ट टर्म पे, इग्नोर करता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इग्नोर करता है टाइमिंग ऑफ रिटर्न और रिक्वायर करता है इमीडिएट रिसोर्सेज को। शेयर होल्डर क्या करेगा जी? हायर मार्केट कॉमन वैल्यू स्टॉक, यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लॉन्ग रन है, रिस्क को सोच समझ के यूज कर रहा है, पता है। टाइमिंग ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग में यूज करता है, रिटर्न्स भी देता है। बट डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर? फाइनेंशियल डिसीजन और स्टॉक प्राइस में कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं है। आप स्टॉक प्राइस आपको पता है मार्केट में डिपेंड करेगा, बढ़ और कम कैसे भी हो सकता है। और इतनी मैनेजमेंट कई बार एंग्जाइटी को तो बेकार का पॉइंट छोड़ रहा है कि मैनेजमेंट एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। भैया फिर अगर एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन ही लाना है तो मैनेजमेंट करके रहो, बैठे रहो फिर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेकार का पॉइंट छोड़ा गया।
अब अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक टॉपिक है मेरे सामने, क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। इस पॉइंट में बात करते हैं, मेरे सामने 4 तरह के देखो बातें आ जाती है वेल्थ मैक्सिमेशन के अंदर। सबसे पहले तो ये वेल्थ मैक्सिमेशन एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी अपने में इंक्लूड करेगा, ये लिक्विडिटी को भी मेंटेन करने पर ध्यान देता है, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पर भी ध्यान देता है, और ये फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बनाने पर भी ध्यान देता है। तो मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी भी मेंटेन करने पर कोई बात चल रही है कि तुरंत बेच के भी जाए चीजें, फंड्स बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टाइमली पूरी हो, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल कमिटमेंट आपस में प्रॉपर एक कह सकते हो आप एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है वहीं पर भी। उसके अलावा प्रॉफिट मैक्सिमेशन भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया और फंड्स को प्रॉपरली इसके अंदर यूटिलाइज भी करा गया। तो फाइनेंस मैनेजर यहाँ पर जो काम अगर कर रहा है वेल्थ मैक्सिमेशन का, तो वो सारी की सारी बातों को इकट्ठा लेकर ही चल रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है मेरे सामने, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, क्योंकि काफी बातें पुराने टॉपिक पर हो गई तो मैंने आपको उसकी फटाफट एक समरी बता दी, उससे ज्यादा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और इस पे हम लोग को बहुत ही ना ध्यान से बात करनी है, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इसके ऊपर बात करनी है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पहले तो है क्या? इट इज आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बिजनेस माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल it has deployed to generate cash flow, representing real profit versus paper profit. EVA, economic value added, underline करता है shareholder की wealth, increasingly the main target of leading company strategy. Shareholders are the players who provide the firm with its capital. They invest to gain a return on that capital. क्या बोला है इसने? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, सबसे पहले तो एक आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है। क्या क्या है? अगर मुझे EVA निकालना है तो मैं आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, और कैसे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा? वैसे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? वो पैसा जो लगाया था इनफ्लो को कमाने के लिए। इसने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? रियल प्रॉफिट का। क्या नाम दिया गया है? रियल प्रॉफिट का। नो, व्हाट इज रियल प्रॉफिट और पेपर प्रॉफिट? पेपर प्रॉफिट खाली किताबों में है, एक्चुअल कैश भले ना आए, पर रियल प्रॉफिट पर आता है कि एक्चुअली इतना कैश तो आया ही आया होगा। तो कंसेप्ट ऑफ EVA एक वेल एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल थ्योरी है। By only recently has the term moved into the mainstream of corporate finance as more and more firms जो है उन्होंने इसको adopt करा है for business planning and performance monitoring. There is growing evidence कि EVA not earning नहीं, EVA डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड डिसाइड करेगा कि आपकी फर्म की वैल्यू क्या है। अब हम लोग को इसके बाद समझना क्या है? पहले तो EVA में अर्निंग पर शेयर में, रिटर्न ऑन एसेट में, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में फर्क क्या होता है अगर हम इसको परफॉर्मेंस की तरह मेजर करें। अर्निंग पर शेयर क्या बनाता है? कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दोस प्रॉफिट। EPS क्या है? अर्निंग पर शेयर, भाई कितना पैसा कमाया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो एक शेयर पे कितना कमा रहे हो। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, मतलब अगर मुझे लोन, बॉन्ड या इक्विटी को मिलाकर बेसिकली मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें K0 बोलाता हूँ अगर 15% है, तो अगर 14% अर्निंग हो रही है तब तो बेकार है, गेन नहीं है। प्रॉफिट हमेशा टैक्सेस भी बढ़ा देते हैं। कैसे? भाई इंटरेस्ट जो है, प्रॉफिट जो है, आपको उसमें टैक्स भी देना है, तो इम्प्लाइड है कि टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही आपके हाथ में आएगा। रिटर्न ऑन एसेट एक ज्यादा रियलिस्टिक मेजर है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, बट अगेन प्रॉब्लम क्या आती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर कर देता है। बट रिटर्न ऑन एसेट क्या बताता है? प्रॉफिट और कितने का प्रॉफिट और कितने का एसेट, इतने का एसेट लगाकर इतना प्रॉफिट कमा दिया, बात खत्म। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हटा देता है। लीडिंग फर्म जो है वो लो कॉस्ट पर भी कैपिटल रेज कर सकती हैं, उनके पास लीडिंग फर्म है तो उनके पास ज्यादा अच्छे प्रॉफिट शो करने के लिए होंगे, ज्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट वो दे सकते हैं, हाई स्टॉक प्राइस होगा, तो कहीं पर भी आराम से पैसा लगाकर अपने शेयर एक रेट पर इशू करके भी वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बड़ी फर्म और जो छोटी फर्म है उनके रिटर्न ऑन एसेट में हमेशा बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो कहीं कहीं EVA के जैसा ही है, बट उसके अंदर अगर आप डिस्काउंटिंग रेट का जैसे यूज करते हो, विद द डिस्काउंटिंग रेट बीइंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जो डिस्काउंटिंग रेट है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला 10%, तो अगर मैं 1 रुपए की वैल्यू को अपने से 90 पैसे करूंगा तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, और ये करीब करीब EVA जैसा ही माना जाता है।
तो अब ईवी के दो मेन कंपोनेंट आ गए। एक आगे जो मैंने आपको बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज NOPAT, और कैपिटल चार्ज विच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अभी NOPAT क्या होता है, जरा मैं इसके बारे में बात करनी शुरू करूँ तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो मुझे क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। ये बात यहाँ सब बच्चों को पता होगी, कंट्रीब्यूशन मिलता है। इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ क्या, मेरी फिक्स कॉस्ट, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है मेरा प्रॉफिट। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, या मैं कह सकता हूं अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। मैं इसमें से इसके बाद क्या माइनस कर दूंगा, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं इसमें से टैक्स माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। अब पॉइंट क्या है, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन वापस से जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन वापस जोड़ दूं तो मुझे मेरा कैश इनफ्लो मिल जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, तो ये आपका पेपर प्रॉफिट तो कम करेगा पर आपका एक्चुअल प्रॉफिट कभी कम नहीं करेगा, आपका कैश इनफ्लो तो उससे ज्यादा होगा ही होगा। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली ये वाला जो कैश इनफ्लो होता है, हम लोग इसको अभी कंसिडर कर रहे हैं। ये कैपिटल चार्ज है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइम्स द कैपिटल टाइड इन इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं कैपिटल चार्ज क्या हुआ, इसका मतलब वो कैश फ्लो इतना चाहिए रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट द इन्वेस्टर फॉर द रिस्कीनेस ऑफ द बिजनेस गिवन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। एक तरफ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है कैपिटल का, हम लोग को क्यों चाहिए, ताकि हम लोग अपना डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो कॉम्पनसेट कर रहा है, जो हम लोग को पैसा देना है, वो हमारा पूरा कवर होता है। नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं फॉर्मूला के बारे में, तो ईवी कैसा है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल। तो कितने का कैपिटल है और कितने कॉस्ट पे कॉस्ट पड़ रही है, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैपिटल चार्ज मिल जाएगा, दैट इज हम लोग उसको इंटरेस्ट वगैरह भी बुलाते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोग एडजस्टमेंट टू NOPAT एंड कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग करते हैं ड्यू टू नॉन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कन्वेंशन। अब देखो वो बहुत कॉम्प्लिकेट बात है और उतना हम लोग को डिटेल में उसके जाना भी नहीं है। मैं मेन अगर पॉइंट पे आपसे बात करूं तो 10 ईवी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू एडेड टू द शेयर होल्डर बाय जनरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमारी कॉस्ट से अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहे हैं विदाउट एम्प्लॉइंग एनी एडिशनल कैपिटल, अगर आप उसी पैसे में अपना सारी की कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो तो ये एफिशिएंसी शो कर रहा है। एडिशनल कैपिटल हमारे उन्हीं प्रोजेक्ट मिलेगा जहां पर हमें हायर रिटर्न मिलेगा, और अनप्रोडक्टिव कैपिटल, जो कैपिटल हम लोग को पैसा कमा के नहीं दे पा रहा है, उसे वापस कर दो, उसे कर्टेल कर दो, उसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। तो ईवी ने काफी चीजों को प्रैक्टिकल कर दिया कि हम उतना ही पैसा कमा रहे हैं, उतना पैसा कमा पा रहे हैं जितना हम लोग को देना है, जितना हम लोग को कैपिटल चार्ज देना, अगर हम उतना पैसा कमा पा रहे हैं तो मतलब बाकी हमारी एफिशिएंसी जो अपने आप शो हो जा रही है। इंप्लीमेंटिंग EVA is more than patting one additional row in the income statement. It is course of some kind of change in process should be given management effort. However, अगर आप right decision लोगे beginning से ही, तो EVA should be one of the easiest change process that a company goes through. जैसे कि gaining an understanding the commitment of all members of the management, training of the employees and adopting EVA in all the organization. तो बच्चों ये तो हमारी बात रही EVA के बारे में, बाकी की बात आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, उतनी बात ही आपके लिए बहुत है कि EVA क्या होता है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आएगा तो ये थ्योरी वैसे भी आपको अब समझ आ जाएगा, प्रैक्टिकल के हमने तब क्या पढ़ा था, तो आप दोनों बातों को रिलेट कर पाओगे। अब मेरा मेन पर्पस है भी में, मुझे आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ानी फाइनेंस के अंदर। फाइनेंशियल डिसीजन इनकर करता है डिग्री ऑफ रिस्क। एक इन्वेस्टर डिसीजन to invest in a risk-free government bond has less risk as interest rate is known and the risk of default is also very less. On the other hand, investor would incur more risk if he decides to invest in share. अब कहा यह जाता है कि अगर एक इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो उसको कम रिस्क देना है और उसको इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, बट अगर वही इन्वेस्टर एक शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न सर्टेन नहीं है बट उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, जस्ट अ सेकेंड,
इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अ लोअर, इन्वेस्टर एक लोअर रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड और हायर फ्रॉम शेयर एक्सपेक्ट कर सकता है। रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो इन टैंडम, द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये फॉलोइंग एक हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ, जरा ध्यान देंगे। अगर मैं कहता हूँ ये मेरा रिटर्न है और ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे मेरा एक्स रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ता चला जाएगा, मेरा रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा। और एक रिस्क फ्री रिटर्न अगर मुझे चाहिए ये वाला, तो मेरा रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। तो हायर रिटर्न मींस हायर रिस्क, लोअर रिटर्न मींस लोअर रिस्क, सिंपल एज दैट। तो फाइनेंस मैनेजर को यहाँ पर डिसीजन जो है वो 3 तरह के लेने होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। एक फाइनेंस मैनेजर जब ये सारे डिसीजंस ले रहा होता है इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो ये रिफ्लेक्ट करता है क्या, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। क्या शो करेगा कि शेयर का मार्केट प्राइस कैसे, जब वो तीनों डिसीजन ले लेगा, वेल्थ ऑब्जेक्टिव बढ़ जाएगा उसका, तो मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो फाइनेंस मैनेजर शुड आल्सो नो एज टू व्हाट आर द फैक्टर जो मार्केट प्राइस को अफेक्ट करेंगे। द वेरियस डिसीजंस विल बी टेकन इन द लाइट ऑफ दीस फैक्टर्स ओनली, अदरवाइज कोई भी अटेम्प्ट अगर हम करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये हम लोग अचीव फिर उस स्टेज पे नहीं कर सकते। तो फाइनेंस मैनेजर कैन नॉट अवॉइड द रिस्क ऑल टुगेदर, वो एक तो अवॉइड नहीं कर सकता है, nor he can make a decision by considering the return expect only. Usually return from an investment increase करेगा, तो रिस्क भी उसके साथ इंक्रीज करेगा। वही बात फिर से, तो फाइनेंस मैनेजर को हमेशा रिटर्न के बढ़ते ही उसको रिस्क से भी उसको डील करना पड़ेगा। देयरफॉर एक फाइनेंस मैनेजर हमेशा एक ट्रेड ऑफ लेकर चलेगा। जब वो कोई डिसीजन लेगा वो ये कोशिश करेगा कि प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर पाए रिस्क में और रिटर्न में, विद वेरियस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन उसको बनाकर चलना है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का और लेवल ऑफ रिस्क को कंट्रोल करने का। आई नो थोड़ा सा बोरिंग होता जा रही है बात, बट बस खत्म नहीं है थ्योरी। तो क्या क्या आ गया जी, आगे हमारे सामने कि रिस्क और रिटर्न के बारे में कैसे बात होगी। एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन जब वो लेगा, तो सिर्फ रिस्क और रिटर्न के बीच में सबसे पहले तो एक बैलेंस क्रिएट करना है, एक ट्रेड ऑफ बनाना है कि उतना ही रिस्क ले जितना वो रिटर्न चाहता है। अगर रिस्क ज्यादा है, रिटर्न कम है, तो कोई फायदा नहीं है। और इसी ट्रेड ऑफ के बाद ही मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हमारी स्टैब्लिश होती है। तो सिर्फ 3 डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बैलेंस भी क्रिएट करना है। अब इसके बाद हमारे सामने कुछ और टॉपिक आ जाते हैं जो इतने जरूरी अब नहीं रह जाते हैं, फिर भी हम इस पर बात तो करेंगे ही, और इनके ऊपर खाली समरी में हम लोग बात करेंगे, बहुत ज्यादा बात को नहीं खींचेंगे। जैसे टॉपिक मेरे सामने खोला हुआ लिक्विडिटी, मैं आपको बता दूं मैंने अगली क्लास में क्या डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ तक मेरी बात इस वीडियो में तो देखो इतनी ही है, और मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर आगे और बता देता हूँ। एक है लिक्विडिटी, ये हमारा डील करेगा, हमारे एक चैप्टर आएगा फाइनेंस में रेशियोज का, उससे बेसिकली उसके बाद आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर हम लोग ये भी एक चैप्टर से डील करने वाला है, और इसमें हम लोग बात करते हैं बेसिकली कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। एंड इसके बाद कॉस्टिंग एंड रिस्क का एक छोटा सा टॉपिक हमारे सामने है, और फिर साइंस और आर्ट फंक्शन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बस एक वीडियो में आपके इसके ऊपर और लूंगा थ्योरी की, और इसके बाद आपका जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में। देन आई कैन इजिली मूव ऑन टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतना ही है, कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताइए, और हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आज के लिए थैंक यू।